नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों पर। हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। और इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे वो है मिडिल ईस्ट की और सीज फायर की कहानी की। मिडिल ईस्ट के एक रण क्षेत्र में जहां पर कल तक बारूद बरस रहा था, आज वहां पर सीज फायर की गूंज है। 40 दिनों के इस महायुद्ध के बाद में दुनिया ने बुधवार की सुबह राहत की सांस ली। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप ईरान को पाषाण युग में भेजने की कसम खा रहे थे, वो अचानक स्वर्ण युग की बातें कैसे करने लगे? क्या ये वाकई में शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? पर्दे के पीछे की कहानी भी बेहद रोमांचक है। जब अमेरिका के डूम्सडे प्लान आसमान में चक्कर काट रहे थे, तब डिप्लोमेसी की मेज पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश गोटियां फिट कर रहे थे। खबर है कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से महज चंद घंटे पहले बीजिंग ने वो फोन घुमाया जिसने बाजी पलट दी। ईरान ने 10 शर्तों का वो पावर गेम खेला जिसे मानना ट्रंप की एक तरह से मजबूरी बन गया। पाकिस्तान सिर्फ एक डाकिया बनकर रह गया था, जबकि असली रिमोट कंट्रोल तो चीन के हाथ में दिखा। ये शांति सिर्फ 14 दिनों के उधार पर है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में अमन का सूरज उगेगा भी या नहीं, या फिर ये 2 हफ्ते बाद मिसाइलें एक बार फिर से बड़ी आक्रामकता के साथ में आसमान का सीना चीर देंगी। पूरी कहानी बताएंगे आगे विस्तार से। साथ ही वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में ट्रंप की हार की कहानी की। कल तक जो अमेरिका ईरान का पाषाण युग में भेजने की हुंकार भर रहा था, आज वही सुपर पावर सीज फायर की टेबल पर घुटने टेकने को मजबूर है। और इसे ट्रंप की कूटनीति कहें या फिर उनकी सबसे बड़ी हार, क्योंकि 40 दिनों के महायुद्ध के बाद में नतीजा सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि स्वर्ण युग के नाम पर समझौता निकला है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि डेडलाइन खत्म होने से चंद मिनटों पहले ट्रंप के सुर बदल गए? जिस ईरान को बर्बाद करने का दावा था, आज उसी के साथ में 14 दिन की मोहलत मांगी जा रही है। सच तो यह है कि हॉर्मुज की लहरों से लेकर वॉशिंगटन की सड़कों तक ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। घर में महाभियोग की तलवार लटकी है तो बाहर ईरान की मिसाइलों ने तेल और गैस की कीमतों में आग लगा दी। मिडिल ईस्ट के इस रण में ईरान भले ही जख्मी हो लेकिन झुका नहीं है। ना उसकी सत्ता बदली है, ना उसका परमाणु प्रोग्राम रुका और ना ही हॉर्मुज पर उसका कब्जा हटा। ट्रंप की धमकियां पूरी तरह से धरी की धरी रह गई और सुपर पावर को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। अब सबकी नजरें हैं 10 अप्रैल की इस्लामाबाद मीटिंग पर, जहां तय होगा कि ये सीजफायर वाकई में शांति का पैगाम है भी या नहीं, या फिर ट्रंप की डूबती साख को बचाने का ये आखिरी है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी आगे आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे किम जोंग के बारे में भी। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी कम भी नहीं हुई थी कि दुनिया के दूसरे छोर पर परमाणु आहट ने सनसनी फैला दी। जहां एक तरफ सीजफायर की डगर खोजी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक को दहला कर रख दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है बल्कि बदलती वफादारियों की है। जब दक्षिण कोरिया और जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की ओर देख रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। यह ट्रंप का किम जोंग उनको स्मार्ट बताना और अपने ही पुराने सहयोगियों को खरी खोटी सुना देना एक नए वैश्विक खतरे का संकेत नहीं है क्या? अब मिडिल ईस्ट की जंग के बहाने अमेरिका ने जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटाया तो किम को खुला मैदान मिल गया। ट्रंप का सीधा तर्क है कि जब जरूरत पड़ी तो जापान और कोरिया ने साथ नहीं दिया, तो अब अमेरिका उनकी सुरक्षा का ठेका आखिर क्यों ले? क्या ये ट्रंप और किम के बीच किसी नई तानाशाह दोस्ती की शुरुआत है? क्या अमेरिका अपने सहयोगियों का साथ छोड़कर किम जोंग उन के साथ में नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने जा रहे हैं? अगर अमेरिका ने एशिया से अपना सुरक्षा कवच हटाया तो क्या किम जोंग को अब रोकना मुमकिन होगा? वर्ल्ड नाउ में इन्हीं खबरों पर हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। तो आज वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं, मुद्दा सोशल मीडिया पर है, जिस शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, वो है सीज फायर।
सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म हो या फिर गली हो, चौक चौराहे हो, हर जगह पर एक ही बात है, सीज फायर। अब मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर की खबरों के साथ साथ बुधवार की सुबह की शुरुआत हुई। सीज फायर का शब्द सुनने के साथ लोगों को यह लगने लगा कि शायद 40 दिनों के बाद में शांति की राह दिख रही है। लेकिन जरा सोचिए कि डेडलाइन खत्म होने से कुछ समय पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। पहले दोनों देशों में तो बड़ी गर्मागर्मी थी, दोनों तरफ से मिसाइलें तनी हुई थी, मैदान जंग में दोनों आर पार का सपना देख रहे थे। ब्रिटेन में अमेरिकी जवानों के साथ में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। डूम्सडे प्लेन जो कि न्यूक्लियर का रेडिएशन पकड़ते हैं और विमान की जानकारी रखते हैं, वो अमेरिका में चक्कर काटते दिखे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश अचानक से सीज फायर का ऐलान कर बैठे। आज आपको हम सीज फायर का हर वो पहलू बताएंगे जो इस पूरी कहानी घटनाक्रम को दर्शाती। सीज फायर के 12 घंटे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान को हम बर्बाद करके रख देंगे, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूएस ने कुवैत समेत कई देशों में हमले कर दिए। ईरान ने, इजराइल ने कई ठिकानों पर हमले कर दिए। ईरान के अंदर रेल नेटवर्क को तबाह कर दिया, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया। यानी चाहे बात आर्मी के सैन्य ठिकानों की हो या फिर बेसिक नेसेसिटीज की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सब तहस नहस करके दबाव बनाने की कोशिश की गई। इजराइल ने एक पुल पर भी हमला किया था। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम तो कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद कैसे संभलोगे। हमले जैसे शुरू होते हैं, मानव चेन बनाकर लोग खड़े हो गए। जिस रूप में अमेरिका ने धमकी दी थी कि यहां पर अब ब्रिजेस को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिका ने धमकी दी थी पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, तो लोग उन्हें चुनौती देते हुए बाकायदा ब्रिज के ऊपर खड़े हुए नजर आए, मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों की संख्या में। उन्होंने कहा कि ब्रिज ध्वस्त कर सकते हो, ये तमाम पावर प्लांट्स ध्वस्त कर सकते हो, लेकिन हमारे हौसले ध्वस्त नहीं कर सकते। बड़ा जवाब दिया गया था अमेरिका को, क्योंकि ये वही अमेरिका था जो कि ईरान में रिजीम चेंज का दावा करता रहा। वो कहता रहा भाई कि यहाँ की जनता जो है वो ईरान की सरकार से बहुत नाराज है। तो वही जनता ईरान के साथ में खड़ी हुई अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रही थी। वो कह रही हमें तो हथियारों की भी जरूरत नहीं, हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा मनोबल, हमारा भरोसा जो हमारे देश के साथ में है। और वहीं पर ही पूरी तरह से चकनाचूर जो कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप का था वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की जब डेडलाइन खत्म हो रही थी तो फिर से एक बार सीज फायर के लिए कई देश एक साथ आ गए। आतंकियों को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान अपनी क्रेडिट बनाए रखने के लिए इस मध्यस्थता में कूद पड़ा, अव्वल स्थान पर दिखाने की कोशिश करा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जरा सोचिए, जो देश कुछ घंटे पहले ये कह रहा हो कि वो तो ईरान को पाषाण युग में भेज देगा, लेकिन अगले कुछ ही घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद अमेरिका बातचीत और सीजफायर के टेबल पर आने को तैयार हो गया। अब सवाल ये खड़ा होने लगा कि इसमें पाकिस्तान की आखिर भूमिका क्या थी। दरअसल पाकिस्तान ने युद्ध विराम में सिर्फ अमेरिका के संदेश को ईरान तक पहुंचाया, बिल्कुल एक डाकिये की तरह, पोस्टमैन की तरह, जो वो हमेशा करता है। ईरान से जो उसे जवाब मिला उसे ट्रंप प्रशासन तक उसने पहुंचाने का काम किया। अब जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान को चुना था, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस काम के लिए सबसे मुफीद था। यूएस ईरान में युद्ध विराम आखिर हुआ कैसे, वो भी आपको समझना चाहिए। आइए उसकी भी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव को पाकिस्तान को भेजा और ये कहा कि अगर इन पर बातचीत होगी तभी सीजफायर के लिए हम तैयार होंगे, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो बातचीत नहीं होगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये समझिए, प्रस्ताव देकर डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत है स्टीव विटकॉफ, वो तो बड़े नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए। यूएस मध्यस्थ ट्रंप के डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहते थे, ये कहा जा रहा है। अब दूसरी तरफ इसके बाद में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बाकायदा चीन से बात की। चीन से बात करने के बाद में उम्मीद जागी और चीन ने ईरान से संपर्क किया, नरमी बरतने की सलाह दी। इसमें चीन का बड़ा रोल था जिसने ईरान से बातचीत की। इसके बाद में 10 सूत्रीय प्रस्ताव में थोड़ा बदलाव किया गया, ये भी देखने को मिला। बदलाव में यह तय हुआ कि यूएस ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा और इसके बाद में ईरान
हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ शर्तों के साथ में खोलेगा। समझिए, सशर्त हॉर्मुज स्ट्रेट खोला गया है, अमेरिका के दबाव में नहीं। इस पर बात बनने के बाद ही पाकिस्तान को ईरान से बाकायदा एक संदेश आया। पाकिस्तान ने ईरान के संदेश को डोनाल्ड ट्रंप के पास में पहुंचा दिया। ईरानी प्रस्ताव, ट्रंप ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और ट्रंप के मंजूरी मिलते ही ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी एक तरह से उसे मंजूरी दे दी। तो ये एक तरह से पूरी कहानी यूएस ईरान में युद्ध विराम आखिर किस रूप में हुआ, इसमें दो देशों ने बड़ा रोल निभाया। एक तो था चीन और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, जो अमेरिका ने कहा वो ईरान के कान में जाके कहा, जो ईरान ने कहा वो अमेरिका के कान में जाके कहा। और चीन ने ईरान को दरअसल मनाया है सीज फायर के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के मंजूरी मिलते ही ईरान के सुप्रीम लीडर से संपर्क साधा गया। एक्सियोस के अनुसार सुप्रीम लीडर ने जैसे ही इसकी मंजूरी दी, ईरान ने झट से पाकिस्तान को संदेश भेजा और फिर झट से उसी रूप में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को इसका संदेश दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी देर नहीं लगाई। डोनाल्ड ट्रंप तो चाह ही रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई, ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली और जल्दी से उन्होंने घोषणा कर दी सीज फायर की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि जल्दी से सीज फायर हो और वो जिस तरह से उलझे हुए, कहीं से कुछ समय के लिए तो फेस सेविंग का रास्ता मिले। यानी पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ अमेरिका के संदेश लाने और ईरान को भेजने तक सीमित रही। पाकिस्तान ने ना तो प्रस्ताव तैयार करने में किसी तरह की भूमिका निभाई, ना ही उसे बदलवाने में। अब रक्षा जानकार के अनुसार अमेरिका एक धड़ा किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि युद्ध और आगे बढ़े। ट्रंप के पास पीछे हटने का कोई कारण ही नहीं था। अब ऐसे में पाकिस्तान को नए, ये कारण नहीं बल्कि मुझे लग रहा है रास्ता नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान को नए सिरे से मैसेज भेजा गया, वो भी तब जब पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में खड़े होने की घोषणा की थी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान का एक तरह से इस्तेमाल किया है। 40 दिनों का महायुद्ध, जिसे रोकने के लिए काफी मशक्कत की गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इतना आसान भी नहीं था। अमेरिकी ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्टर उत्सव में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी अमेरिका को ईरान की ओर से पहला पॉजिटिव मैसेज मिल गया था। मुश्तबा खामनेई के वार्ताकारों ने डील को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। अब एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि ये जो खबर है, इजरायली अधिकारी, क्षेत्रीय सूत्र और एक तीसरे जानकार ने अलग अलग तरीके से दी। ट्रंप उधर पूर्ण विनाश की धमकी दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे तो कूटनीतिक हलचलें तेज थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि आखिर आगे होने क्या वाला है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे सीज़फायर में मध्यस्थों की भूमिका आखिर क्या थी, किसकी क्या भूमिका थी। अब 3 देशों का नाम शुरुआत में आ रहा था, जिसमें है पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की। ये सभी अमेरिका को मनाने में जुटे हुए थे। वो कह रहे थे कि भाई ईरान पर हमले करोगे तो हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। पाकिस्तान कह रहा था हम वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अर्थव्यवस्था और चरमरा गई, खुद की भी तो पाकिस्तान की मदद भी नहीं हो पाएगी। अमेरिकी दूत और अरागची नए ड्राफ्ट बना रहे थे। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री गैप बांटने में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ये जो खाई है वो कम हो जाए। अब देर रात 2 हफ्ते के सीज़फायर प्रस्ताव को जैसे तैसे तैयार किया गया। पहला जो प्रस्ताव था वो ईरान ने कहा कि भाई ये तो सिर्फ एक तरफा है, अमेरिका के पक्ष का है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद में जो दूसरा प्रस्ताव था उसे अपडेट किया गया। अपडेटेड प्रस्ताव पर ही एक तरह से अमेरिका ने मंजूरी दी। बताया जा रहा है मुश्तबा से बाकायदा पर्ची के माध्यम से बातचीत हुई। इजरायल ने मुश्तबा की हत्या की भी धमकी दी और ये भी खबर सामने आई, जिसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। अब खबर यह है कि खामनेई ने इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया पर्चियों से आ रही थी, लेकिन आ जरूर रही थी। अब नए सुप्रीम लीडर पर इजरायल की हत्या की धमकी मंडरा रही है और इसीलिए वो मुख्य रूप से दूतों के जरिए नोट्स भेजकर संवाद कर रहे थे। जी हां, चीन ने ईरान को मना लिया है, ये भी बात कही जा रही है। अब चीन के कारण ईरान अमेरिका में सीज़फायर हुआ है, दावा ये किया जा रहा है। और एक तरफ चीन ने दरअसल ईरान को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई। आईआरजीसी को विदेश मंत्री अरागची ने बाकायदा तैयार किया। आईआरजीसी के कमांडर सीज़फायर को तैयार दरअसल पहले थे ही नहीं। वो नहीं चाह रहे थे कि इस युद्ध को यूं ही रोका जाए, वो चाह रहे थे कि इस बार ये युद्ध निर्णायक हो। लेकिन चीन की तरफ से ईरान को ऑफ रैंप ले जाने की सलाह दी गई।
इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, बताया इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। मुश्तबा के अंतिम डिसीजन के बाद ही सीज फायर एक तरह से हो पाया है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि इस रूप में किस तरह से इस पूरे सीज फायर में चाहे बात मुश्तबा की भूमिका की हो या फिर चाइना की भूमिका की, पाकिस्तान की भूमिका की, ये सब स्पष्ट हो गई। अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से घोषणा की गई कि ईरान सीजफायर का पालन करेगा और हॉर्मुज उन तमाम जहाजों को भी जाने देगा जो ईरानी सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी देखना यह बाकी है कि ईरान शिपिंग को आखिर कितना आसान बनाने वाला है। नेतन्याहू सीजफायर का कितना सख्ती से पालन करने वाले हैं। इजरायल के अनुसार अमेरिका ने शांति वार्ता में ईरान से परमाणु सामग्री छोड़ने और संवर्धन रोकने, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने की गारंटी मांगी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान में शुक्रवार को होने वाली वार्ता का नेतृत्व करने का मन बनाया है। ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी कई बड़े मतभेद हैं और इन तमाम मतभेदों में जो बड़े की पर्सन्स रहे हैं, एक तरफ पीट हेग्सेट जो कि इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते थे, दूसरी तरफ जेडी वेंस जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़े। ईरान लगातार अपनी जीत का गाना अब गा रहा है और यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब खबर यह है कि चीन को जो सबसे ज्यादा चिंता है वो तेल की कीमतों के आसमान छूने की और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की थी। बीजिंग ने ईरान से कहा है कि युद्ध अगर लंबा खिंचा तो दोनों तरफ से भारी नुकसान होगा और ईरान को स्थायी फायदा नहीं मिलने वाला। ईरानी अधिकारियों के अनुसार नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने व्यक्तिगत रूप से इस सीज फायर को मंजूरी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन की इस भूमिका को स्वीकार किया। एएफपी न्यूज एजेंसी कहती है कि ट्रंप ने यह कहा है कि चीन ने आखिरकार ईरान को मनाया। उन्होंने आखिरी घंटे में फोन किया और कहा कि भाई हम डील करने के लिए तैयार हैं, हमें डील करनी चाहिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने यह भी माना है कि चीन ने ईरान पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने और तनाव घटाने के लिए दबाव बनाए। यानी साफ है कि पाकिस्तान झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जैसा वो हमेशा करता है, जबकि असली काम तो किया है चीन ने। अब सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। ये काफी नहीं है, लेकिन उनके बहुत अहम कदम एक तरह से उनकी तरफ से उठाए गए हैं। देखते हैं आगे आखिर होता क्या है। वहीं ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी तरफ से दावा है कि अमेरिका ने इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। काउंसिल इसे जीत बता रही है। अमेरिका का भेजे गए ईरान के प्रस्ताव में 10 शर्तें भी हैं, लेकिन आखिर ईरान की 10 शर्तें क्या हैं वो भी जान लेते हैं। उन शर्तों में जो प्रमुख बातें हैं, यूएस इजराइल ने न केवल मौजूदा बमबारी रोके बल्कि भविष्य में कोई भी प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की लिखित गारंटी दे। ये बात एक तरह से अपनी उन शर्तों में लिखी गई है। आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो, सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए जाने की बात कही गई है ताकि ईरान फिर से वैश्विक तेल बाजार में लौट सके। ये बात भी कही गई क्योंकि एक बड़ा व्यापार इससे होता है और जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, प्राइमरी सैंक्शंस के साथ साथ सेकेंडरी सैंक्शंस, उससे ना सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के साथ में कनेक्टेड तमाम देशों को भी मुसीबतों का और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ईरान की जो 10 शर्तें हैं उसमें से एक है जब्त संपत्ति की तत्काल वापसी हो। दरअसल यूएस और उसके जो तमाम सहयोगी देश हैं उनकी ओर से फ्रीज किए गए करीब $100 बिलियन के फंड ईरान को मिले, ये बात कही गई है क्योंकि ईरान को इसकी जरूरत है और अमेरिका ने अपनी सनक और तुनक मिजाजी की वजह से ईरान पर ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं जो ईरान का अधिकार है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई है। तो इसीलिए कहा जो जब्त संपत्तियां हैं वो दी जाए। इतना ही नहीं, स्थायी शांति की व्यवस्था भी इस शर्त में शामिल है। 14 दिन का जो सीज फायर है वो एक तरह से ऑफिशियल समझौते में बदलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म कर सके और बाकायदा ये गारंटी देने की बात कही कि अमेरिका कोई अब यहाँ पर अलग तरह की मिस एडवेंचर नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की जो सेना है वो भी ईरान की घेराबंदी खत्म करे और उसकी वापसी हो। खाड़ी देश में इराक से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को समेटा जाए, क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दी जाए।
ये स्पष्ट करना होगा। लेकिन क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी सेना की वापसी के अलावा ईरान चाहता है कि इस पूरे युद्ध का जो हर्जाना है वो भी उसे मिले, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से बड़े हमले हुए और उन हमलों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अमेरिका हर्जाना दे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक करने की व्यवस्था करे। क्योंकि जो बड़े हमले किए उसमें रेल नेटवर्क पूरी तरह से बाधित हुआ, उसमें ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें कई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, कई सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। अब उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए दशकों लग जाएंगे और जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा। ये बात भी इसकी शर्त में एक तरह से शामिल की गई है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कानूनी और सुरक्षा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। शर्त के साथ ही समुद्री आवाजाही एक तरह से शुरू की जाएगी। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तमाम जहाज निकलने को हम परमिट कर देंगे, लेकिन ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार तो हुआ, इसके लिए एक ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करने की भी बात कही गई है और ये स्पष्ट कहा गया है कि वो सभी तमाम देशों के जहाजों को निकलने की परमिशन देगा, लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में। वहीं दूसरी तरफ ईरान और ओमान को टोल मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा। वहीं इलाके में तनाव कम करने की भी बात इस दौरान इस शर्त में है। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती और सीरिया के जो खिलाफ ऑपरेशंस इजराइल लगातार चला रहा है उसको बंद करना होगा। तो ये उसकी प्रमुख शर्तें हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये, क्या उन शर्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार होंगे? डोनाल्ड ट्रंप भी छोड़िए, क्या नेतन्याहू तैयार होंगे? अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। अब घोषणा के बाद इजराइल ने भी इस सीजफायर का समर्थन कर दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा है कि यह सीजफायर तभी संभव होगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोल दिया जाए। अब ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले बंद कर दे। हालांकि बयान में यह भी साफ किया गया कि यह सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, जबकि इस सीजफायर की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में कहा कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। अब 40 दिनों की इस जंग में फिलहाल 2 हफ्तों का ब्रेक तो लग गया, लेकिन ब्रेक के दौरान क्या दोनों में डील भी हो पाएगी या फिर दोनों देश मैदान जंग में आमने सामने होंगे, ये बड़ी बात है। अब बात नहीं बनी तब आखिर क्या? सीजफायर और डिप्लोमेटिक बातचीत तो लगातार जारी है और ये बातचीत का नतीजा है कि 14 दिनों का सीजफायर भी हो चुका है। लेकिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक मीटिंग होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग, और उस मीटिंग में यूएस और ईरान के जो तमाम शीर्ष अधिकारी हैं वो शामिल होने वाले हैं। ईरान ने कहा है कि युद्ध खत्म नहीं है, सिर्फ विराम लगा है। सीज फायर में इजराइल की कोई दिलचस्पी नहीं है। समझौता नहीं हुआ तो इजराइल आक्रामक हो जाएगा, ये बात भी कही गई। 14 दिनों के बाद में बातचीत अगर नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर हमले बातचीत में ठीक रही तो सीज फायर आगे होगा। ये बात भी कही जा रही है कि 14 दिन तक बात नहीं बनी तो फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, और अगर बातचीत ठीक रही तो फिर सीज फायर और एक्सटेंड हो जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 48 घंटों का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक थ्रिलर था, जिसमें एक तरफ तबाही की तैयारी, दूसरी तरफ आखिरी मिनट का चमत्कार। और हालांकि अब देखना यह है कि 2 हफ्ते के बाद में आखिर होने वाला क्या है। क्या शांति की राह निकलकर सामने आती है या फिर एक बार फिर से मैदान जंग में अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे। चलिए बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की तरफ। जंग के 40 दिनों के बाद सीज फायर 2 हफ्तों के लिए रुका हुआ है और इस सीज फायर के बीच में 10 अप्रैल को पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग में क्या डील होती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस जंग में ट्रंप की हार हो चुकी है। एक सुपर पावर का देश अगर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो जाता है, तो सोचिए किस तरह का डर होगा। ठीक है कि अमेरिका अपने आप में सुपर पावर देश है, इसमें कोई शक नहीं। उसके पास मिसाइलें हैं, उसके पास में फाइटर जेट्स हैं, न्यूक्लियर ताकत है,
और ये कहा जाए आर्थिक रूप से भी वो मजबूत माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो अमेरिका को मारा, जो पीटा, उसकी शायद ही अमेरिका और ट्रंप इससे बाहर निकल पाए। जो ट्रंप बीते दिनों ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे थे, अचानक से खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि 47 सालों की कुशासन का अंत होगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार घोषणावीर, सोशल मीडिया वीर बन गए थे और सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट की, कभी पाषाण युग में भेजने की, सभ्यता खत्म होने की, कभी कभी तो अब शब्दों पर उतारू हो जाते। यानी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ऐसी ऐसी भाषा का, ऐसी ऐसी पोस्ट का, ऐसी ऐसी बातों का, लफ्जों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया जो सोचने वाली बात थी कि क्या ये किसी देश का राष्ट्रपति है। लेकिन डेडलाइन भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे खत्म होनी थी और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बजे के आसपास अपने पोस्ट में लिख दिया और ये कह दिया कि हम जंग जीत चुके हैं और सीजफायर 2 हफ्तों के लिए हो रहा है। ट्रंप ने पोस्ट करके क्या लिखा था वो भी जरा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ठीक इसी तरह बाकी सभी का भी सब्र टूटा। संयुक्त राज्य अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा है कि वहां बहुत सारे सकारात्मक काम होंगे, इससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। उन्होंने लिखा कि हम हर तरह की जरूरी चीजों से लदे हुए हैं, बस वही मौजूद रहेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि सब कुछ ठीक ठाक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसा हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उधर सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल होने लगे। ये वीडियो जरा देखिए, ये ऑल्दो है एआई जनरेटेड वीडियोस, लेकिन इसमें आपको यूएसए की सेना और आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना ऐसे जाते हुए नजर आ रही है और आगे आगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और साथ में डोनाल्ड ट्रंप। ये वीडियो जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप हथियारों के साथ में अब वापस लौट रहे हैं जंग से। किस रूप में? घोड़ा गाड़ी पर सवार हैं और अस्थि पंजर उन तमाम हथियारों के जिनके दम पर इस जंग में उतरे थे लुटे पिटे नजर आते हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और तो ये एआई जनरेटेड वीडियो है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले ईरान को पाषाण युग में भेजने के लिए बात कर रहे थे, अब वो ईरान के लिए सीजफायर को स्वर्ण युग बता रहे हैं। यानी ट्रंप की भाषा कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आइए आपको कुछ और खास बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ही सोशल मीडिया पोस्ट से निकली। पाषाण युग वर्सेस स्वर्ण युग। दरअसल सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाषाण युग की धमकी दी थी। वो बार बार कह रहे थे कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे। सीज फायर के ऐलान को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वर्ण युग अब बता दिया है। यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली, यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए ये स्वर्ण युग है और कुछ नहीं। अमेरिका और ईरान दोनों देश यही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देखेंगे तो कुछ कुछ समय के अंतराल के साथ में यही बदलाव है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट जंग के 2 हफ्ते के सीज फायर के वो 5 किरदार आखिर कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। और ये हैं वो 5 किरदार जिसमें पहला बटोफियस, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरा बड़ा नाम है ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। तीसरा नाम है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में पोस्टमैन का काम करते रहे, संदेशवाहक के तौर पर। इनका मैसेज उधर, उनका मैसेज इधर। आसिम मुनीर, उनका भी एक यही बड़ा रोल था। वो यही बार बार कह रहे थे कि भाई इन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिन्होंने लास्ट वक्त में
ईरान में फोन लगाया और कहा कि ये जो सीज फायर है वो जरूरी है, सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ। तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस उनको समझाई, प्रोज एंड कॉन्स बताए, फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो शी जिनपिंग वो बड़े कलाकार, वो बड़े धुरंधर साबित हुए जो इन्होंने सीज फायर को लेकर एक तरह से ईरान को तैयार किया, ना सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका को भी। और जैसे ही चाइना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के पास कॉल गया था, वो तो फूले नहीं समा रहे थे, वो गदगद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि डूबते को तिनके का सहारा चाइना मिल गया है अमेरिका को। और यही वजह है कि इस पूरे 5 किरदारों में जो बड़ा रोल रहा वो शी जिनपिंग का रहा। फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है और इसी बीच ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे दी। जी हाँ, समझिए जरा। ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर इस सीज फायर में कोई डील नहीं हुई तो फिर से हमले हो सकते हैं। यानी सीज फायर तो हुआ, लेकिन ट्रंप के तेवर फिलहाल कोई बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये उनकी मजबूरी है या फिर फेस सेविंग का एक तरीका। आइए आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं। सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, लेकिन इस जंग में कौन जीता कौन हारा ये भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान में इस्लामिक सत्ता नहीं बदली, जो बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था। रिजीम चेंज की बात बार बार कही गई थी, इस्लामिक सत्ता को हटा देंगे, लेकिन वहां पे कोई बदलाव नहीं आया। बिना सत्ता परिवर्तन के लिए ही अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा। अब दूसरी तरफ आगे बढ़िए, देखिए अमेरिका बार बार ये कहता रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम कंट्रोल करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट किसी की जागीर नहीं है। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है, कंट्रोल हम ही करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा बरकरार है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया है। इसके अलावा ईरान के पास में अभी भी परमाणु सामग्रियां हैं जो लगातार अमेरिका को खटक रहा है। अमेरिका चाहता था कि ईरान की जो परमाणु संयंत्र हैं उन पर अमेरिका का कब्जा हो, लेकिन अभी भी ईरान के ही पास में परमाणु संयंत्र, परमाणु सामग्रियां हैं, कंट्रोल भी उसी का है। एनरिच्ड यूरेनियम को एक तरह से अपनाना चाहता था अमेरिका, कुछ खत्म नहीं हुई। और यही वजह है कि लगातार यहां पर तो मजबूती रही, लेकिन जिस तरह से जंग का आगाज हुआ था ईरान के साथ में इजराइल का साथ दिया था अमेरिका ने, अब यहां पर मजबूती बन गई। लेकिन वक्त आगे बढ़ा तो जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल में ही मतभेद शुरू हो गए, वहां पे ही नाराजगी देखने को मिली। ईरान अभी भी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, उसका जखीरा लगातार स्ट्रांग है। अमेरिका चाहता था कि उसके मिसाइल सिस्टम उसके पास में ना रहे। अमेरिका के हथियार भंडार पर भारी दबाव पड़ गया, यानी कि ईरान तो मजबूत रहा, अमेरिका का जो भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होता गया, कम होता चला गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े जखीरे का इस्तेमाल कर दिया गया। अब समझिए अमेरिका की जो सहयोगी देश हैं उनको भी मिसाइलों से दहला दिया ईरान ने, बड़ा मैसेज दे दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी संपत्तियों को काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ पर ईरान ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंग लड़ी और अमेरिका ने अस्तित्व को खत्म करने के लिए जंग लड़ी, लेकिन ईरान उसमें सफल रहा और अमेरिका डगमगाता हुआ नजर आया। यानी इस पूरे जंग में ईरान का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन कहीं से भी ईरान ने जंग में घुटने नहीं टेके। समझिए ईरान ने सीज फायर में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ईरान ने बार बार कहा कि भाई हम 10,000 साल तक लड़ने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा छटपटा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उत्सुक थे, वो चाह रहे थे कैसे भी करके युद्ध विराम हो जाए, बस अब इस जंग को हम ज्यादा नहीं खींचना चाहते। इस जंग में ईरान ने जिस तरह से अपनी तटस्थता दिखाई, उसने पूरी दुनिया को एक बड़ी तस्वीर पेश कर दी। ईरान लगातार अंतिम समय तक जंग में बना रहा। हालांकि ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, लेकिन शर्तें अमेरिका के पूरे उन तमाम पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठती, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप की एक फेल की कहानी भी आपको जानना चाहिए। समझिए कि ट्रंप आखिर फेल हुए कहां पर, क्योंकि वो तो सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, वो तो जो भी चाहे करना चाहे वो सब करेंगे, वो जो पाना चाहे वो पाएंगे। लेकिन समझिए ट्रंप का मकसद क्या रहा और उसके नतीजे क्या रहे। पहला, ईरानी मिसाइल क्षमता नष्ट करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नतीजा क्या रहा, वो पूरी तरह से फेल इस रूप में साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ईरान की नौसेना को खत्म करना चाहते थे, अरब सागर से, लाल सागर से, और यही वजह है कि ईरान की घेराबंदी करने के लिए उन्होंने अपने बड़े बड़े युद्धपोतों को तैनात किया।
जो पूरी दुनिया में जिनका कोई सानी नहीं है ऐसा बोलकर बेचा गया था, मार्केटिंग की गई थी। लेकिन हुआ क्या, ईरान की नौसेना को खत्म करने के लिए जो तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी ट्रिक फेल हुई, तो वो भी नहीं कर पाए। अब तीसरी बात थी कि ईरान समर्थित गुटों का खात्मा एक तरह से करना चाहते थे अमेरिका और इजराइल, लेकिन वहां पर भी वो एक तरह से फेल ही साबित हुए हैं। यूरेनियम संवर्धित हासिल करना चाहते थे अमेरिका चाहता था ईरान के पास में जो लगभग 450 से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन है वो ईरान के पास ना हो, उस पर कब्जा हो जाए अमेरिका का। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप फेल साबित हुए। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे और इसी उद्देश्य के साथ में अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई का मर्डर कर दिया। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही मर्डर किया जाएगा तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगी वहां पर अमेरिका और इजराइल अपने लोगों को एयरलिफ्ट करवा देंगे, वहां पर अपने लोगों को पैराशूट लैंडिंग करवा देंगे, सत्ता उनके अनुसार चलेगी। लेकिन हुआ क्या, वहां पर खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई सत्ता चला रहे, यानी कि पुराने ही रिजीम कंटिन्यू है, सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुई। तो इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप फेल रहे। तो इन पांचों एस्पेक्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कम आंका, मिसकैलकुलेशन उनका रहा, अमेरिका की रणनीतियां पूरी तरह से फेल रही। यानी सैन्य बल के दम पर भी डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवा नहीं पाए, रणनीतियों के दम पर भी नहीं खुलवा पाए, धमकियों के दम पर भी नहीं खुलवा पाए। ट्रंप ने जमीनी ग्राउंड ऑपरेशन का सपना देखा, लेकिन वो भी सपना ही रह गया। ऑपरेशन पायलट के जरिए ट्रंप ने चाहा कि इसी बहाने एनरिच्ड यूरेनियम निकालने की प्लानिंग की जाए। लेकिन हुआ क्या, अमेरिकी सैनिकों को यूरेनियम खोजने की प्लानिंग करते हुए लेकिन यूरेनियम मिला ही नहीं। यानी ट्रंप यहां पर भी मात खा गए। आइए अब आपको बता देते हैं हार की एक और वजह आखिर क्या नजर आती है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों हार गए हैं, क्या है वजह? दरअसल 3 वजह जो सामने नजर आती है। पहली, सत्ता नहीं बदली, खलीफा पावर यहां पर नजर आई। ईरान की शर्तें दूसरी वजह, जिसमें अमेरिका मजबूर नजर आया। तीसरी वजह, परमाणु मिसाइल प्रोग्राम, यहां पर भी कोई हथियार एक तरह से काम नहीं आया, किसी भी रूप में काम नहीं आया। परमाणु मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान के हथियार, उसकी ताकत लगातार मजबूत रही, वहां पर कोई कमी नजर नहीं आई। ट्रंप खुद चाहते थे कि ईरान अमेरिका से डील कर ले। ट्रंप इसके लिए लगातार छटपटा रहे थे, बेचैन थे। लेकिन आखिर पहल कैसे कर दे? सुपर पावर की साख, सुपर पावर की नाक नहीं कट जाती। डोनाल्ड ट्रंप का जो बल था वो चकनाचूर नहीं हो जाता। अगर ईरान डील नहीं करता तो फिर हम हमला कर देंगे, ये बात बार बार कही गई। यानी हर बार ट्रंप ईरान से डील करना ही चाहते थे। ट्रंप की डील मजबूरी में हो या फिर किसी भी रूप में, बस वो चाहते थे कैसे भी करके डील हो जाए। ट्रंप की डील करना ये मान के चला जाए कि एक तरह से मजबूरी ही थी। ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया था। गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार प्रेशर बन रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ समय पहले तक ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात, सभ्यता खत्म करने की बात, पावर प्लांट्स या फिर ब्रिजेस को निशाना बनाने की बात कह रहे थे, अचानक सीजफायर के लिए मजबूर हो गए। आखिर इसके क्या कारण रहे, क्या वजह रही? आइए वो भी मजबूरियां आपको बता देती हूँ। ट्रंप सीजफायर को आखिर मजबूर हुए क्यों? पहली मजबूरी समझिए, बताया जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेशर बहुत ज्यादा था, दुनिया की तरफ से दबाव था डोनाल्ड ट्रंप पर। तेल की, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। दूसरी बड़ी वजह, अब कुर्सी पर ही संकट आ गया था। कोशिश कर रहे थे ईरान का रिजीम चेंज कराने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका में रिजीम चेंज की स्थिति बन गई। जनता से लेकर तमाम विपक्ष के नेता अब उन्हें कह रहे हैं कि भाई वापस जाओ, कुर्सी खाली करो, जाना होगा। महाभियोग की धमकी भी दी जाने लगी, महाभियोग तक लाने की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब तीसरी बड़ी बात है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही टीम में, अपने ही देश में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। बगावत का यह नतीजा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग तक गिरने लगी। जो प्रिय नेता या उस रूप में देखते थे, अब वो नापसंद किए जाने वाले नेता बन गए, सबसे असफल प्रेसिडेंट्स में से एक शामिल हो गए। चौथी मजबूरी ये थी, अडिग ईरान, जो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। साम दाम दंड भेद सब लगा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन
कुछ भी काम नहीं आया। आक्रामक नीति जिस तरह से अमेरिका की रही, ये एक बड़ी मजबूरियां रही हैं जो अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है। अब तो खबर यह है कि ईरान से जंग और ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका में भी भारी नाराजगी हो गई है। ट्रंप के खिलाफ पिछले दिनों लोग सड़कों पर आए थे। करीब 30 से ज्यादा राज्यों के लोग सड़कों पर आकर ट्रंप की नीतियों का विरोध करते रहे। यानी ट्रंप के पास में सीज फायर और समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। अब तो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि वो अपनी खुद की कुर्सी बचा ले तो बड़ी बात होगी। खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप की मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। उनकी भाषा, उनके बर्ताव, उनके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और शब्दों से 80 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसद डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। इतना ही नहीं बल्कि महाभियोग और अमेरिका के 25वें संशोधन लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन महाभियोग में आखिर है क्या, समझिए। दरअसल नाराज सांसदों को बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा और सीनेट में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी। अब ये 25वां संशोधन क्या है यूएस का? बताया जाता है कि इस संशोधन में उपराष्ट्रपति को प्रभार दे दिया जाता है किन परिस्थितियों में, अगर मौजूदा सिटिंग राष्ट्रपति का निधन हो जाए, अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए, अगर कार्य में असमर्थ हो जाए राष्ट्रपति, तो उसे हटाया जाता है और सत्ता में, पावर में आ जाता है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं और इसी कारण ट्रंप को सीज फायर करना एक तरह से मजबूरी था और फिर सीज फायर डील और समझौते के जरिए ट्रंप इस जंग से बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर है कि ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। एक ओर जहां मिडिल ईस्ट में शांति की डगर खोजी जा रही है, तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने फिर से एक मिसाइल का परीक्षण कर दिया, जिससे खलबली मच गई। ईरान युद्ध के थमने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के चलते दक्षिण कोरिया से जो अमेरिका वाले एयर डिफेंस सिस्टम चले आए थे, उसका असर दिखने लगा। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश की ओर शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये सीधा अमेरिका के लिए चुनौती है, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर दक्षिण कोरिया खुद को लाचार महसूस कर रहा है। उत्तर कोरिया ने दहला दिया है। जी हाँ, ये आपको बताते हैं कैसे। उत्तर कोरिया ने दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। खबर ये सामने आ रही है, पूर्वी सागर में छोटी दूरी की मिसाइलें दागी गई। दक्षिण कोरिया पर एक तरह से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, दक्षिण कोरिया ने इस पर खेद जताया। एक साल में 4 बार मिसाइलों का परीक्षण किया गया। यूएस डिफेंस सिस्टम ना होने से अब डर का माहौल यहां पर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में वर्षों का विवाद है, पुरानी अदावत है और जिसे लगातार धार देते रहे हैं किम जोंग उन। उधर जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, इसकी जानकारी दी गई। जापान सरकार ने पूरे देश में सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अभी तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज मिसाइल की दिशा और गतिविधि पर भी नजर रखे हुए हैं। उत्तर कोरिया पिछले कई महीनों से लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और ये परीक्षण जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जापान की सरकार ने कहा कि मिसाइल की दिशा, ऊंचाई और दूरी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बार बार आखिर ऐसा क्या है कि उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है, आखिर क्यों? जानकारी यह है कि उत्तर कोरिया की तरफ से पिछले कई वक्त में कई बार मिसाइल परीक्षण किए गए। किम जोंग उन अपनी सेना की ताकत एक तरह से हमेशा से दिखाते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। पड़ोसी देशों के लिए लगातार वो चेतावनी देते हैं और चेतावनी देने के लिए वो ऐसे ही मिसाइल परीक्षणों का तरीका अपनाते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, इनकी सैन्य अभ्यास के जवाब में एक तरह से ये परीक्षण माना जा रहा है। कुछ समय पहले सैन्य अभ्यास हुआ दक्षिण कोरिया के साथ जापान का। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी सेना की ताकत दिखाने के लिए और पड़ोसी देशों को चेतावनी देने के लिए अक्सर मिसाइल परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में अमेरिका के सैन्य अभ्यासों के जवाब में भी किए जाते हैं। वहीं उत्तर कोरिया इन्हें आक्रमण की तैयारी एक तरह से मानता है।
और पिछले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइल और कई रॉकेट लॉन्चर्स का परीक्षण किया। ज्यादातर मिसाइलें पूर्वी समुद्र सी ऑफ जापान में गिराई जाती हैं और इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा रही है जो बहुत तेज गति से उड़ती है और लंबी दूरी तक तय की सकती है। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।